internal reconstruction. Now before starting with the topic called as internal reconstruction, say for example ये आपको किसी कंपनी का बैलेंस शीट दिया है और आपके पास सफिशिएंट पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, क्या आप इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे विथ रीजन? देखो बैलेंस शीट जो समझ में आता है अपना खुद का माइंडसेट अप्लाई करो और सोचो क्या आप इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करोगे, येस और नो विथ रीजन. करंट एसेट्स कम है इसलिए इन्वेस्ट नहीं करोगे. ओके व्हाट इज योर ओपिनियन? इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं? यस यस करना चाहिए. क्यों? उसका करंट रेशियो 2:1 से ज्यादा है. ओके और कोई ऑप्शन? आप असेट साइड देखो, पीएनएल अकाउंट है. असेट साइड पीएनएल अकाउंट का मतलब क्या? असेट साइड पीएनएल अकाउंट है, इट मींस व्हाट? द प्रॉफिट हैज अ क्रेडिट बैलेंस. प्रॉफिट ऑलवेज लाइबिलिटी साइड अपीयर करता है और यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस साइड अपीयर कर रहा है? असेट साइड. इट मींस कंपनी इज अ लॉस मेकिंग कंपनी. कंपनी इज अ लॉस मेकिंग कंपनी और कोई भी इन्वेस्टर कभी भी लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा. अगर आपके पास पैसा है तो आप कहां पर पैसा इन्वेस्ट करोगे? ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट मेकिंग है. आपको कैसे पता चल रहा है ये कंपनी लॉस मेकिंग है? प्रॉफिट एंड लॉस अपीयरिंग ऑन दी असेट साइड. असेट साइड अपीयर होने का मतलब समझ में आता है? कंपनी इज अ लॉस मेकिंग कंपनी. कंपनी का एक्यूमुलेटेड लॉस है. लायबिलिटी साइड देखो, कंपनी के पास कोई भी रिजर्व्स या सरप्लस नहीं है बट देयर इज अ लॉस और कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने वाला नहीं है. क्यों इन्वेस्ट नहीं करेगा? इन्वेस्टर का इंटेंशन क्या होता है? प्रॉफिट कमाना. तो कोई भी इन्वेस्टर लॉस मेकिंग कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाला नहीं है. नाउ क्वेश्चन अराइज, अब ऐसी कंपनी अगर डिबेंचर इश्यू करे तब आप ये कंपनी का डिबेंचर खरीदेंगे क्या? ये कंपनी शेयर इश्यू करे या कंपनी डिबेंचर्स इश्यू करे, कोई भी इन्वेस्टर इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट, बिकॉज कंपनी इज अ लॉस मेकिंग कंपनी. तो जब ऐसी कंपनी लॉस में चली जाती है और कोई भी नया फंड, कोई भी नया इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होता, ऐसी लॉस मेकिंग कंपनी, ऐसी सिक कंपनी अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करती है. रिकंस्ट्रक्शन मींस चेंजेस. रिकंस्ट्रक्शन मींस an internal reconstruction means changes within a company without involving any outsider. Reconstruction मतलब changes करना और internal reconstruction मतलब changes within a company without involving any outsider. In the scheme of internal reconstruction, in the scheme of हमें क्या करना है? जितने भी लॉसेस अपीयर कर रहे हैं बैलेंस शीट में उन सारे लॉसेस को राइट ऑफ करना है. All the losses which are appearing in the balance sheet, उसे क्या करना है? राइट ऑफ करना है. मतलब उसे बुक से एलिमिनेट करना है, उसे बुक से निकाल देना है. और लॉस राइट ऑफ करने के लिए वी शुड हैव प्रॉफिट बिकॉज लॉसेज आर एडजस्टेड विथ प्रॉफिट. लॉसेज आर एडजस्टेड विथ, अगर मेरे पास प्रॉफिट तो मैं मेरे लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकता. सो इन दिस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम हमें क्या करना है? लॉसेस को राइट ऑफ करना है बाय जनरेटिंग प्रॉफिट्स. मतलब लॉसेस को राइट ऑफ करना है तो हम ऐसा नहीं कर सकते पीएनएल अकाउंट को ऐसे कैंसिल कर देंगे. इट इज नॉट पॉसिबल कि सिर्फ मैंने यहां से पीएनएल अकाउंट निकाल दिया. इस पीएनएल अकाउंट को राइट ऑफ करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? प्रॉफिट. नाउ क्वेश्चन अराइज, डू वी हैव प्रॉफिट?
Company don't have any profit. So how to generate that profit? Sorry? इक्विटी शेयर से शेयर इश्यू करोगे तो उसमें प्रॉफिट किधर होगा? वो तो शेयर का पैसा मिलेगा. इन द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऐसा प्लानिंग करती है कि जिसमें जितने भी लाइबिलिटी होल्डर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर होल्डर, ये सब अपनी लाइबिलिटी का कुछ पोर्शन कम करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं. हु आर द ओनर ऑफ अ कंपनी? लॉस कौन बेयर करेगा? शेयर होल्डर. तो अगर कंपनी का ये लॉस है, ये लॉस राइट ऑफ करना है, तो हु विल बेयर दिस लॉस? सो अल्टीमेटली इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपनी लाइबिलिटी कम करते हैं, और वो जितने से अपनी लाइबिलिटी कम करेंगे, फॉर कंपनी दैट विल बी कंसीडर्ड एज प्रॉफिट. हाउ दैट विल बी कंसीडर्ड एज प्रॉफिट? तो ध्यान से समझना. से फॉर एग्जांपल तुम यहां पर फीस भरने वाले थे 30,000. व्हाट इज योर लाइबिलिटी? 30,000. मैंने तुम्हारी फीस, तुम्हारी लाइबिलिटी 10,000 से कम कर दी. सो फॉर यू 10,000 is as good as profit because your liability has reduced by. तो जितने से तुम्हारी liability कम होगी, it is as good as profit to you. So being a company, for me, what is my liability? What is my liability? What is my liability? So ये liability holder जितने से अपनी liability, for company उतने से profit generate होगा, and company will use this profit for writing off the losses. क्वेश्चन अराइज, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर लॉस क्यों सफर करे? वो क्यों अपनी लाइबिलिटी कम करे? तो ओनर कौन है? शेयर होल्डर. सो दे हैव टू सैक्रिफाइस. अब वो कितना सैक्रिफाइस करेंगे? वो तो मीटिंग में, शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जाती है, उसमें शेयर होल्डर मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम कितना सैक्रिफाइस कर सकते हैं. इज इट क्लियर? सो नाउ इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपनी लाइबिलिटी क्यों कम करेंगे? बिकॉज दे आर ओनर ऑफ अ कंपनी. तो कंपनी शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाती है, शेयर होल्डर की मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि कितना हम सैक्रिफाइस करेंगे. सो इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर जितने से सैक्रिफाइस करेंगे उतना कंपनी के लिए क्या क्रिएट होगा? प्रॉफिट. सेकेंडली डिबेंचर. डिबेंचर इज अ लाइबिलिटी होल्डर, दे आर लोन प्रोवाइडर ऑफ अ कंपनी, दे आर क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी. क्वेश्चन अराइज, वो क्यों सैक्रिफाइस करें? डिबेंचर होल्डर क्यों सैक्रिफाइस करे? तो उनके ऊपर सैक्रिफाइस करने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बट फिर भी देखो, कोई भी लॉन्ग रन सोचता है. तुम भी जब कभी बिजनेस करोगे ना, तो 1-2 साल की थिंकिंग लेकर नहीं करोगे. आप सोचोगे 10, 15, 20 साल तक मेरा बिजनेस चलना चाहिए. तो बीइंग अ डिबेंचर होल्डर आप क्या सोचोगे कि आज कंपनी लॉस में, इट डज नॉट मीन कि परमानेंटली कंपनी लॉस में ही रहेगी. अगर लॉन्ग टर्म रिलेशन रखना है, लॉन्ग टर्म इनकम कमाना है, तो आज अगर मुझे थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है तो इट्स फाइन. क्रेडिटर होल्डर क्यों सैक्रिफाइस करे? तो देखो, मैं हर साल गुड सप्लाई कर रहा हूं तुमको, गुड सप्लाई करके मैं कमा रहा हूं या नहीं? किसी एक साल अगर मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ा तो उस साल नहीं कमाऊंगा, बट अगर तेरा बिजनेस अगर कंटिन्यू रहेगा तो आगे 10 साल तुझे गुड्स बेचकर कमाने की पॉसिबिलिटी रहेगी. लेकिन अगर ये कंपनी बंद हो जाएगी तो मेरा सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाएगा. Yes or no? So ऐसी सिचुएशन में क्रेडिटर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, लोन प्रोवाइडर सब अपनी लाइबिलिटी थोड़ी थोड़ी कम कर देते हैं. क्योंकि अगर ये लाइबिलिटी होल्डर अपनी लाइबिलिटी कम नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली सबको सफर करना पड़ेगा. कंपनी को बंद कर देना शुड बी द लास्ट स्टेप. कंपनी डायरेक्टली बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने भी डिबेंचर होल्डर हैं, क्रेडिटर होल्डर हैं, लोन प्रोवाइडर हैं, शेयर होल्डर हैं, उन सबको उनका पैसा वापस मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है. सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, ऐसी सिचुएशन में कंपनी को क्या करना चाहिए? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई भी कंपनी रिकंस्ट्रक्शन कब करेगी? ऐसी कंपनी जो लॉस मेकिंग कंपनी है, जिसके लॉस बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो चुके हैं और कंपनी के पास कोई भी प्रॉफिट नहीं है. A company which is a sick company, a company whose assets are heavily overvalued, ऐसी कंपनी रिकंस्ट्रक्शन करती है. ना अभी जो मैंने बोला मैं उसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं. ऐसी कंपनी जिसके असेट्स बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड है. फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी की बात करते हैं.
मशीनरी में बुक वैल्यू कितना लिखा है, बट एक्चुअली एट प्रेजेंट उसका वैल्यू सिर्फ 1 लाख है। हमने बुक्स में कितने पर रिकॉर्ड करके रखा है, 5 लाख। तो असेट्स हमने ओवर वैल्यू करके रखा है, मतलब जितना एक्चुअली उसका वैल्यू नहीं है उससे ज्यादा रिकॉर्ड करके रखा है बुक्स में। तो ऐसी सिचुएशन में भी कंपनी को रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। सो सिंपल, इन द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हमें करना क्या है, लॉसेस को राइट ऑफ करना है। सिंपल, इन द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट ऑफ लॉसेस बाय जनरेटिंग प्रॉफिट। सो क्वेश्चन है, कौन सा लॉस तुमको दिखाई दे रहा है, P&L अकाउंट विच इज अपीयरिंग ऑन दी एसेट साइड। सिर्फ वही लॉस नहीं है, गुडविल ऑफ अ लॉस मेकिंग कंपनी इज ऑलवेज अ लॉस। व्हाट डू इन बाय गुडविल, रेपुटेशन। किसी का रेपुटेशन है या नहीं ये तुम कैसे जज करते हो, दैट इज एन इनटेंजिबल एसेट्स, बट पता कैसे चलेगा किसी का गुडविल है या नहीं है, प्रॉफिट एंड, कैन यू एलेबरेट, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब क्या, कैसे पता करते हो। कभी गुडविल वैल्यूएशन किया है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उस वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए आप क्या देखते थे, प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर, प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 इयर्स। तो अगर पास्ट ईयर में प्रॉफिट ज्यादा है तो गुडविल, प्रॉफिट कम है तो गुडविल, प्रॉफिट नहीं है तो गुडविल भी नहीं है। प्रॉफिट होगा तो गुडविल होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो गुडविल नहीं होगा। मोर प्रॉफिट, लेस प्रॉफिट, दिस कंपनी इज अ लॉस मेकिंग कंपनी, काय का गुडविल, इसका तो बैडविल। अगर मैं मेरे नाम से प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूं तो तेरे नाम का क्या फायदा। आज सलमान खान का गुडविल है, क्यों, 3rd क्लास भी मूवी हो तो भी प्रॉफिट कमा रहा है, बिकॉज ऑफ हिज रेपुटेशन, यस और नो। लेकिन अगर उसकी मूवी रिलीज होने के बाद प्रॉफिट ही ना हो तो उसके नाम का क्या फायदा। तो किसी के नाम को आज तुम कैसे जज करते हो, प्रॉफिट। ये कंपनी कौन सी कंपनी है, तो इसका रेपुटेशन है नहीं, तो इसने सिर्फ जबरदस्ती बुक्स में गुडविल लिखा है। गुडविल ऑफ अ लॉस मेकिंग कंपनी इज ऑलवेज अ, इट शुड ऑल्सो बी रिटन ऑफ। अपार्ट फ्रॉम दिस असेट साइड देखो, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर दिख रहा है। व्हाट डू इन बाय डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, एक अकाउंट ओपन होता है डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट, ये हमारे लिए एसेट्स है, ये भी हमारा लॉस है। ये लॉस अब तक हमने राइट ऑफ, तो टेम्परेरी इसको किस साइड दिखा रहे हैं, एसेट साइड। इन द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हमें इसे भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, व्हाट डू इन बाय प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, preliminary expense means expenses incurred at the time of incorporation of a company, at the time of registration of company। शायद आपको मालूम होगा जब कोई भी कंपनी फर्म होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऐसे कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाकर सबमिट करने पड़ते हैं। लॉयर का फीस देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा, ये सारे खर्चे को कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी मींस टू स्टार्ट करते वक्त जो खर्चा होता है, सच एक्सपेंसेस नोन एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। सो ये मेरा असेट्स है, ये भी क्या है मेरा लॉस, तो ये भी राइट ऑफ करना है। सो इन द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वी हैव टू इंश्योर दैट ऑल द लॉसेस व्हिच आर अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट शुड बी written off, and for this purpose we will prepare one separate account called as capital reduction account। कौन सा अकाउंट बनाएंगे, इस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डेबिट साइड जितने भी लॉसेज हैं हम वो रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो रिकॉर्ड करेंगे। दिस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो ऑल द लॉसेज शुड बी रिटन ऑफ, should be recorded on the debit side of capital reduction. All the profit generated in the scheme of internal reconstruction should be credited to capital reduction account. Is it clear? At the end of the scheme, my capital reduction account should tally. Capital reduction account should tally. It means मैं उतना तो प्रॉफिट जनरेट करना ही चाहिए जितना मेरा लॉस है. अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मेरा लॉस
मेरे प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? आपने रिकंस्ट्रक्शन किया ही क्यों? अगर इतना करने के बाद भी लॉस बचा है, मतलब आपने अपना रिकंस्ट्रक्शन प्रॉपरली प्लान आउट नहीं किया। आपका जो ऑब्जेक्ट था, आपने वो ऑब्जेक्ट ही अचीव नहीं किया। सो रिकंस्ट्रक्शन करके क्या फायदा हुआ? सो इन द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वी हैव टू इंश्योर दैट जितने भी लॉसेज है वो सब राइट ऑफ होने चाहिए। सो एट द एंड ऑफ द स्कीम माय दिस अकाउंट शुड, और देयर विल बी एक्सेस क्रेडिट बैलेंस। एक्सेस क्रेडिट बैलेंस मीन्स माय प्रॉफिट इज मोर देन लॉसेस। क्यों सर? प्रॉफिट कैसे? प्रॉफिट ऑलवेज ज्यादा होगा तो वो अच्छा है। प्रॉफिट ज्यादा होगा तो अच्छा है। सो अगर प्रॉफिट बच गया तो चलेगा, बट लॉस नहीं बचना चाहिए। नाउ दैट प्रॉफिट which is remained after reconstruction, such profit is a capital profit to the company. There are two types of profit: revenue profit and capital profit. The profit which is generated every year is known as revenue profit, and the profit which is generated once in a while is a, ये मेरा कौन सा profit है? Capital profit. This capital profit should be transferred to capital reserve account. Should be transferred to, is it clear? So now in the scheme of internal reconstruction हमें जर्नल एंट्रीज करनी होगी। तो सबसे पहला जर्नल एंट्री, फर्स्ट एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ लॉसेस। फॉर राइटिंग ऑफ लॉसेस, क्वेश्चन में जितने भी बैलेंस शीट में लॉसेस दिखाई देंगे, जितने भी लॉसेस दिखाई देंगे मींस हमने अभी डिस्कस किया था बैलेंस शीट में, गुडविल ऑफ अ लॉस मेकिंग कंपनी इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपीयरिंग ऑन द एसेट साइड इज अ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इज अ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर इज अ, सो वेदर इंफॉर्मेशन फॉर राइटिंग ऑफ दीज लॉसेस आर गिवन और नॉट गिवन, वी हैव टू राइट इट ऑफ। किसी किसी क्वेश्चन में दिया होगा राइट ऑफ करो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर को, किसी क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। क्वेश्चन अराइज, क्वेश्चन में दिया है तो तुम करोगे ही, नहीं दिया तो राइट ऑफ करूं क्या? हाँ, कंपलसरी करना ही है। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो आप? इस टॉपिक में करना ही क्या है? सारे लॉसेस को राइट ऑफ करना है। फिर क्वेश्चन में बोले या आप वो चीज याद रखो। तो हर सब में मैं पहला एंट्री कराऊंगा फॉर लॉस है तो किस अकाउंट में जाएगा? कैपिटल, कैपिटल रिडक्शन के किस साइड? डेबिट साइड। एंट्री विल बी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। जितने भी लॉसेस को राइट ऑफ करना है वो सब क्रेडिट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट एंड टू deferred revenue expenditure account। कौन सा अकाउंट? ना क्वेश्चन है deferred revenue expenditure तो मैंने कुछ बताया ही नहीं था। सो deferred revenue expenditure में डिस्काउंट ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर आता है। वो जो डिस्काउंट ऑन शेयर एंड डिबेंचर था ना, दैट वाज वन एग्जांपल ऑफ deferred revenue expenditure. Preliminary expenses is another example of deferred revenue expenditure, which is also known as formation expense, which is also known as formation expense. Underwriting commission, ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे कि ये सब हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर है? डिफर्ड रेवेन्यू। क्वेश्चन में इसे राइट ऑफ का इंस्ट्रक्शन दिया हो या हमें इसे राइट ऑफ करना है ना। क्वेश्चन राइज अंडरराइटिंग कमीशन क्या होता है? तो शायद आपको मालूम हो, जब कंपनी शेयर इश्यू करती है तो मिनिमम 90% शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए। अगर पब्लिक 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं करती तो इश्यू ही कैंसिल हो जाता है। तो बीइंग अ कंपनी आई एम अफ्रेड कि पता नहीं जनरल पब्लिक मेरे शेयर सब्सक्राइब करेगी या नहीं। अगर 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ तो इश्यू ही कैंसिल हो जाएगा।
तो अंडर राइटर है, मुझे गारंटी दे रहा है कि आपके शेयर मैं मार्केट में बेचूंगा और पब्लिक नहीं खरीदेगी तो मैं खरीद लूंगा। ऐसा कौन गारंटी दे रहा है? फ्री में गारंटी देगा मेरे को, उसको कुछ काम धाम नहीं है, समाज सेवा करने बैठा है। तो ही इज प्रोवाइडिंग सर्विस ना, सो ही विल चार्ज कमीशन। फॉर मी that is a deferred revenue expenditure and such expenditure is known as underwriting commission. This is also deferred revenue expenditure. अगर बैलेंस शीट में अंडरराइटिंग कमीशन दिखाई दिया तो आप इसे भी राइट ऑफ करोगे। शेयर्स एंड डिबेंचर्स इश्यू एक्सपेंसेस। जब कंपनी कोई शेयर्स, जब कंपनी कोई डिबेंचर्स मार्केट में इश्यू करती है, ह्यूज एडवर्टीजमेंट पर कॉस्ट इनकर होता है, प्रोस्पेक्टस वगैरह छपाना पड़ता है। तो शेयर इश्यू करते वक्त ना बहुत सारे खर्चे होते हैं, डिबेंचर इश्यू करते वक्त बहुत सारे खर्चे होते हैं। सच एक्सपेंसेस आर नोन एज शेयर्स एंड डिबेंचर इश्यू एक्सपेंसेस। सच एक्सपेंसेस आर ऑल्सो, क्या करूं इसे भी राइट ऑफ। एडवर्टीजमेंट फॉर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। जब कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है ना, तो जिस साल वो लॉन्च किया जाता है, देयर इज अ ह्यूज एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इनकर्ड टू लॉन्चिंग सच पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जियो जिस साल फर्स्ट टाइम आया था ना, कितना सारा एडवर्टीजमेंट पर कॉस्ट इनकर किया था। जियो दंदनादन, जियो दंदनादन, कितनी बार ऐड कर रहा था वो। आज भी जियो का ऐड आता है, बट 10 ऐड के बीच में आता है, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि आज मार्केट में जियो स्टैब्लिश्ड हो चुका है। लेकिन जब पहली बार आया था, इवन इफ वो फ्री में दे रहा था, तो भी कितना एडवर्टीजमेंट करना पड़ रहा था। तो कोई भी नया प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च होता है, तो उसको लॉन्च करने के लिए बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इनकर करना पड़ता है। हर साल एडवर्टीजमेंट नहीं करते क्या? करते। दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, दैट इज टू कॉम्पीट इन द मार्केट। हर साल एडवर्टीजमेंट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन पहली बार प्रोडक्ट को लॉन्च करते वक्त जो खर्चा होता है, दैट इज अ ह्यूज कॉस्ट एंड दैट इज नोन एज deferred revenue expense. In short, इसमें से कुछ भी बैलेंस शीट में आपको दिखा ना, आप उसे राइट ऑफ करके आओगे। राइट ऑफ करने के लिए इंफॉर्मेशन बोला हो या ना बोला हो। फॉर एप्रिसिएशन ऑफ असेट्स, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देखकर पता चल रहा है हमारे असेट्स की वैल्यू, तो असेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन को क्या करूं? क्रेडिट। तो असेट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। एंट्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कौन सा असेट्स डेबिट होगा? जिस असेट्स की वैल्यू बढ़ गई, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, सो एंट्री विल बी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। फॉर रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स की वैल्यू कम हो गई, या ऐसा दिया होगा फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स, तो जितने से एसेट्स की वैल्यू, फॉर अस प्रॉफिट और लॉस, लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करेंगे और एसेट्स को एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। For sale of assets more than its book value. For example, अगर आपने बैलेंस शीट ध्यान से देखा होगा ना, तो बैलेंस शीट में मैंने इन्वेस्टमेंट लिखा था, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था 2 लाख। एग्जाम्पल समझो ना, इन्वेस्टमेंट कितने का है, और हमने मार्केट में उसे बेच दिया 3 लाख में। क्यों बेचा? इंफॉर्मेशन दिया है बेचने का कि 2 लाख का इन्वेस्टमेंट हमने कितने में बेच दिया। इन्वेस्टमेंट बेचा 3 लाख में, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस? कितना प्रॉफिट?
1 लाख। सो प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन को क्या करूंगा, क्रेडिट। अब एंट्री रटना नहीं, बेचोगे तो पैसा आएगा, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, बेचकर कितना आया, 3 लाख ना, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। देखो ये दो अलग अलग चीज है। कैश कितना आया, 3 लाख, तो बैंक कैश बैंक अकाउंट डेबिट विथ इन्वेस्टमेंट गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू इन्वेस्टमेंट, कितने का, 2 लाख, प्रॉफिट कितना, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1 लाख। एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट के बदले में असेट्स बोल देता हूं, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बराबर है। सो कैश बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ सेलिंग प्राइस, कैश बैंक विल बी डेबिटेड विथ, असेट्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ बुक वैल्यू। जो भी प्रॉफिट होगा उतने से कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसमें और इसमें अंतर है क्या, यहां पर हमने असेट्स बेचा नहीं, हमारे पास ही असेट्स है, सिर्फ असेट्स की वैल्यू बढ़ गई। यहां पर हमने असेट्स ही बेच दिया। इज इट क्लियर? फॉर सेल ऑफ असेट्स लेस देन इट्स बुक वैल्यू, इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल लेते हैं, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट 1,50,000 में बेच दिया। सो फॉर यू प्रॉफिट और लॉस, लॉस, बराबर है। कितने का लॉस, कितने का लॉस, 50,000। सो कैपिटल रिडक्शन को क्या करेंगे, कितने से, 50,000। एंट्री बैंक अकाउंट, कितना पैसा आया, 1,50,000। लॉस कितना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 50,000 to investment account 2 lakh. So here entry will be cash bank account, वापस सेलिंग प्राइस से ही होगा। लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, असेट्स आया या गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू असेट्स अकाउंट। कुछ भी रटना नहीं, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट पकड़कर चल रहा है, कोई डाउट। सो असेट्स की वैल्यू बढ़ गई, प्रॉफिट। एंट्री असेट्स टू कैपिटल, असेट्स की वैल्यू कम हो गई, लॉस, कैपिटल रिडक्शन टू असेट्स, असेट्स बेचा मोर देन बुक वैल्यू तो पैसा आएगा कैश बैंक अकाउंट विथ सेलिंग प्राइस, असेट्स गया टू असेट्स अकाउंट विथ बुक वैल्यू, प्रॉफिट हुआ टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। असेट्स बेचा लेस देन बुक वैल्यू, लॉस, कैश बैंक अकाउंट, capital reduction account to assets account. Next, for reduction in liability, liability कम हो गया, so liability कम हो गया तो for us it is a profit. When it is profit, capital reduction account should be credited. Entry liability account debit to capital reduction account. Why liability should be debited? Simple concept, liability has a credit balance, liability has a credit plus credit debit minus. तो अगर बढ़ाना है तो उसे और क्रेडिट करो, उसे कम करना है तो उसे डेबिट कर दो। तो यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो एंट्री विल बी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट to capital reduction account. Any doubt? For payment of liability less than its book value, आपने लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया बट लेस देन बुक वैल्यू से कम प्राइस पे किया, सो प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस। 1 लाख पे कर रहा था, 90,000 पे कर दिया, 1 लाख के बदले 90 ही पे किया ना, सो प्रॉफिट ऑफ रुपीज
10,000. So capital reduction should be credited by rupees 10,000. Entry. पेमेंट करोगे तो पैसा आएगा या जाएगा? लाइबिलिटी बढ़ेगा या कम होगा? तो लाइबिलिटी अकाउंट शुड बी डेबिटेड. यस और नो? एंट्री. लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट to capital reduction account. Payment of liability less than its book value. Is it clear? ये क्या था? यहां पर लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं हुआ, यहां पर लाइबिलिटी कम हो गया और यहां पर हमने लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया. Is it clear? Next. For payment of unrecorded liability. For payment of. Now question arises, what do you mean by unrecorded liability? So unrecorded liability means a liability which is due to some error and omission. It is not recorded in the books of account. Rectification of error करके कभी टॉपिक लाइफ में ऑप्शन में रखा है? पढ़ा है? तो उस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हमने क्या पढ़ा था कि पास्ट में हमने कुछ मिस्टेक्स कर दिया तो उसे रेक्टिफाई कर. तो पता चला कि हमने पास्ट में कोई क्रेडिटर से गुड्स खरीदा था, उसे बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया. गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो उस क्रेडिटर को हम कौन सा क्रेडिटर बोलेंगे? अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी. हमने रिकॉर्ड नहीं किया, हमारी गलती है, तो उस लाइबिलिटी का हम पेमेंट करेंगे या नहीं? या क्रेडिटर को बोलेंगे सॉरी रिकॉर्ड करना भूल गया, जाओ पेमेंट करना पड़ेगा या नहीं? नाउ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर पे करना पड़ा तो अपने को कौन सी फीलिंग आएगी, प्रॉफिट वाली या लॉस वाली? पहले से लॉस था यार, अब और लॉस हो गया. सो विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. पैसा आया या गया? टू कैश बैंक अकाउंट. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू. इधर लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट क्रेडिट नहीं करने का. क्यों? रिकॉर्ड ही नहीं था ना. When recorded liability is paid, then liability should be debited. But if unrecorded liability is paid, for me it is a loss. Entry. Capital reduction account debit to cash bank. Say for example, unrecorded liability था 10,000. कितना था? हमने उससे रिक्वेस्ट किया कि यार सॉरी यार हम तो रिकॉर्ड करना ही भूल गए थे, बट ठीक है ये हमारी मिस्टेक है, पेमेंट तो हमें करना ही है, बट थोड़ा सैक्रिफाइस कर दो ना, कंपनी लॉस में जा रही है, ठीक है कंपनी की गलती, थोड़ा तो सैक्रिफाइस करो. तो उसने बोला चल ठीक है 8,000 पे करके खत्म कर, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट विथ ओनली 8,000. फॉर अस प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट और लॉस? लॉस ऑफ रुपीज 8,000. कौन सी लाइबिलिटी थी? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी. इफ पेड इट इज अ लॉस. व्हाई इट इज अ लॉस? तुमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तुम्हें ये पेमेंट करना पड़ेगा. अब अगर पे करना तो जितना पे करना पड़ रहा है वो लॉस ही है. एग्जाम्पल, आप यहां से छूटकर घर जा रहे थे, रास्ते में कोई चाकू लेकर खड़ा हो गया तुम्हारे सामने, बोला पैसा निकाल चल. तुम्हारी जेब में 100 रुपए था, तुमने उसको बहुत रिक्वेस्ट किया यार घर जाने के लिए रिक्शे का 50 रुपए चाहिए, प्लीज यार 50 तो छोड़ दे. तो उसने बोला चल ठीक है जा 50 रुपए दे. तुमने उसको 50 रुपए दे दिया और घर चले गए. फिर मम्मी को जाकर क्या बोलोगे? यस 50 रुपए कमाया, यस प्रॉफिट, ऐसा बोलोगे? क्या हो गया? 50 का लॉस हुआ. तुमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हें वो पैसा देना पड़ेगा, सडनली देना पड़ा. तो जितना देना पड़ा उतना लॉस. तुम्हें मालूम है क्लासेस का फीस भरना है, तो दैट इज योर एक्चुअल रिकॉर्डेड लाइबिलिटी. इफ दैट लाइबिलिटी इज वेव्ड ऑफ, देन फॉर यू इट इज अ प्रॉफिट. ऐसी कोई लाइबिलिटी जो कभी हमने इमेजिन ही नहीं की थी, अगर उसे हमें, तो हमारे लिए लॉस. इज इट क्लियर? 8,000 पे किया तो कितना लॉस? 8,000. 5,000 पे किया, 2,000 पे किया, ओनली 1,000 इज पेड,
the amount which is paid will be considered as loss. Entry will be capital reduction account debit capital reduction account debit to cash bank account, payment of अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी. क्वेश्चन में दिया होगा ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन कि एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी था 10,000 जिसका फाइनल सेटलमेंट 2,000 पर कर दिया. सो प्रॉफिट ऑफ 8,000, देन लॉस ऑफ रुपीज 2,000. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकॉर्डेड लाइबिलिटी एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी? दोनों मेरी लाइबिलिटी, फर्क कितना? एक बुक्स में रिकॉर्डेड और एक नहीं है ड्यू टू माई एरर एंड ओमिशन. Is it clear? Next. For payment of contingent liability. For payment of contingent liability मतलब एक ऐसी लाइबिलिटी जो फ्यूचर डेट पर मुझे पे करना पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है. दैट डिपेंड ऑन फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस विच इज नॉट इन अ कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कंटिंजेंट लाइबिलिटी एक ऐसी लाइबिलिटी होती है जो फ्यूचर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. जो मेरे हाथ में कंट्रोल, दैट डिपेंड ऑन फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस which may go in the favor of organization, which may go against the organization. For example, सलमान खान, अभी भी उसके ऊपर कुछ केसेस चल रहे हैं. कल पता नहीं वो जेल में रहेगा या भारत मूवी का प्रमोशन करेगा. वी डोंट नो. अगर आउटकम आया कि ही इज गिल्टी तो जेल में, और अगर जैसा पुराने केसेस से निकल गया वैसे इस केसेस से भी निकल गया तो लाइफ एंजॉय करेगा. सो एट प्रेजेंट क्वेश्चन मार्क है, कंटिंजेंट है. कल सलमान किधर रहेगा पता नहीं, जेल में या घर में, क्वेश्चन मार्क. क्यों? सलमान को नहीं मालूम है. क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि आउटकम उसके हाथ में, कोर्ट जजमेंट पास करेगा जो उसके फेवर में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है. सो प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनीज के ऊपर भी बहुत सारे केसेस चलते हैं. कंपनी के ऊपर कोई क्यों केस करता है? कंज्यूमर कोर्ट. मैंने तुमको कोई प्रोडक्ट बेचा, डैमेज हो गया, तुमने क्लेम किया, मैंने देने से मना कर दिया, तुमने केस कर दिया. अब बीइंग अ कंपनी में वो केस लड़ रहा हूं तो आई डोंट नो व्हाट इज माय आउटकम. अगर मैं केस हार गया तो मुझे कस्टमर को पैसा, जीत गया तो नहीं देना पड़ेगा. आज की तारीख में मुझे नहीं मालूम है कि पैसा देना है या नहीं देना है. सच लाइबिलिटी इज नोन एज कंटिंजेंट लाइबिलिटी. So now, if such kind of contingent liability is paid, for us it is a loss. Recorded liability को छोड़कर कुछ भी पेमेंट किया ना तो हमारे लिए क्या है? लॉस. सो एनी कंटिंजेंट लाइबिलिटी, अरे ये तो हमें मालूम ही नहीं कि पे करना है या, लेकिन अगर अचानक पे करना पड़ जाए तो फॉर अस इट इज अ लॉस. एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. समझो तुमने मेरे ऊपर केस किया था 1 लाख रुपए का और मैंने पैसे देने से मना कर दिए. केस चल रहा है. अब मेरे लॉयर ने ना मुझे बोल दिया कि बेटा तू केस हारेगा. तो मुझे पता चला कि मैं केस हारने वाला हूं, तो मैंने ना तुमको कोर्ट के बाहर बुलाया. बोला क्या लड़ता है रे, चल ना मांडोली कर लेते. मांडोली कब तक, कितना तू भी क्या आएगा कोर्ट कचहरी में भी, छोड़ना. मैं एक काम करता हूँ, तेरे को आज का 60,000 देता हूँ, खत्म करते ही. तुमको नहीं मालूम था कि शायद तुम केस जीतने वाले हो, बट मुझे मेरे लॉयर ने बता दिया था कि तू हारने वाला है. तो मैंने तुम्हारे साथ सेटलमेंट की बात कर ली और मैं तुमको कितना ऑफर कर रहा हूं, तुम मान गए. तो मैंने 1 लाख के बदले तुमको 60,000 दे दिया. सेटलमेंट फॉर मी. प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट या लॉस? लॉस. व्हाई? कंटिंजेंट लाइबिलिटी है. रिकॉर्डेड लाइबिलिटी को छोड़कर मैं कभी भी कुछ भी पे करूंगा तो मेरे लिए वो लॉस है. कितना लॉस? सिर्फ 10,000 पे किया, सिर्फ 5,000 पे किया. जितना पे किया सच अमाउंट विल बी कंसीडर्ड एज एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट.
मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं कंटिंजेंट लायबिलिटी का. वन एग्जांपल, पेंडिंग कोर्ट केसेस अगेंस्ट कंपनी. पेंडिंग. अनदर एग्जांपल ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी. आपने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कभी पढ़ा है? टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसमें एक टाइप था क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. उस क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है अगर पास्ट में हमने कभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड, तो उनका डिविडेंड एक्यूमुलेट होते रहता है. तो समझो पिछले 3 साल से मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड, तो 3 साल का डिविडेंड एक्यूमुलेट हो चुका है. अब ये मैं कब डिविडेंड दूंगा? जब प्रॉफिट होगा. तो प्रॉफिट होगा तो दूंगा, नहीं होगा तो नहीं दूंगा. तो मैं कब ये डिविडेंड दूंगा? जब प्रॉफिट. तो आई डोंट नो टुडे कि फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट हो भी सकता है. तो इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी विच मे और मे नॉट बी. फ्यूचर डेट पर अगर प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड दूंगा, नहीं हुआ तो आज की तारीख में मुझे नहीं मालूम है कि फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा. सच काइंड ऑफ लायबिलिटी इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी. इज इट क्लियर? तो अगर क्वेश्चन में आ गया ना क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, उसका डिविडेंड 2 साल से एक्यूमुलेटेड है, 3 साल से है, तो उसको आप समझ जाना कौन सी लायबिलिटी है. इफ पेड लॉस. if paid loss, waived off, no profit no loss. अगर पे करना पड़ा तो हमारे लिए क्या है? लॉस. जितना पे किया उतना लॉस. एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. 2 एग्जांपल दे दिया कंटिंजेंट लायबिलिटी का. थर्ड एग्जांपल, बिल ऑफ एक्सचेंज नामक टॉपिक कभी हमने पढ़ा था. बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉवर, ड्रॉई. ड्रॉवर के पास ना कुछ ऑप्शन होता है, वो बिल अपने पास रिटेन कर सकता है ड्यू डेट तक, और अगर ड्यू डेट तक नहीं रुक सकता है तो बैंक के पास डिस्काउंट कर सकता है. ऐसा कुछ ऑप्शन. तो से फॉर एग्जांपल इसके नाम पर मैंने बिल ड्रॉ किया था और ये पैसा मुझे 1 महीने बाद देने वाली है, लेकिन मुझे आज का आज पैसा चाहिए, तो मैं ये बिल बैंक के पास लेकर गया. बैंक के पास मैंने बिल डिस्काउंट करा दिया. डिस्काउंट का मतलब समझता है? बिल बैंक को दिया और पैसा बैंक से ड्यू डेट पर बैंक ड्रॉई के पास जाएगा. अगर ड्रॉई ने बैंक को पैसा दे दिया तो उसे कहते बिल ऑनर हो गया. लेकिन अगर ड्रॉई ने ड्यू डेट पर पैसा, तो उसने बिल का डिसऑनर कर दिया. अब बैंक पैसा मुझसे रिकवर करेगी. तो आज की तारीख में मुझे नहीं मालूम है कि 1 महीने बाद वो पैसा देगी या नहीं देगी. सो आज की तारीख में मैं बोलूंगा इट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी, जो मुझे फ्यूचर में बैंक को देना पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है. अगर वो पैसा दे देगी तो मैं नहीं दूंगा, अगर उसने नहीं दिया तो मुझे देना पड़ेगा. सच लायबिलिटी इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी. एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, डेबिट to cash bank account. Is it clear? Any doubt? After payment of contingent liability, for recorded liability waived off. रिकॉर्डेड लायबिलिटी वेव्ड ऑफ मतलब पूरी की पूरी लायबिलिटी ही लायबिलिटी होल्डर ने माफ कर दिया, वेव ऑफ कर दिया. देन फॉर अस इट इज अ कुछ भी पे करना है या जरा भी पेमेंट नहीं करना है. एंट्री प्रॉफिट, तो कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करेंगे और लायबिलिटी को एंट्री लायबिलिटी अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. Next, for unrecorded liability waived off. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी जो बुक्स में रिकॉर्ड
हमने बहुत रिक्वेस्ट किया क्रेडिटर होल्डर से, जिससे हमने गुड्स खरीदा था और बुक्स में रिकॉर्ड करना हम भूल गए थे, तो हमने रिक्वेस्ट किया उसे कि यार माफ कर दे यार, कंपनी की लॉस में जा रही है, अब कहां से पैसे दे पाएगी। तो उसने बोला चल जा, माफ किया। उसको कुछ भी पे नहीं करना पड़ा, पूरा 10,000 वेव्ड ऑफ, पूरा 10,000 वेव ऑफ हो गया। 10,000 रुपए था, अब कुछ भी पे नहीं करना है। प्रॉफिट या लॉस बोलो, लास्ट बेंच, प्रॉफिट या लॉस? नो प्रॉफिट नो लॉस, बिकॉज इट इज unrecorded liability. Unrecorded liability waived off, there will be no profit, no loss. For contingent liability waived off, कंटिजेंट लाइबिलिटी वेव ऑफ कर दिया। कंटिजेंट लाइबिलिटी मतलब ऐसी लाइबिलिटी विच में पेबल मे नॉट बी पेबल, लाइबिलिटी होल्डर ने पूरा वेव ऑफ कर दिया, माफ कर दिया, अब पेमेंट करने की जरूरत, सो क्या, नो प्रॉफिट, so there will be no entry, no profit, no loss. For payment of reconstruction expenses, पेमेंट ऑफ, जब कोई कंपनी जब कोई कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करती है तो रिकंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली प्लान करना पड़ता है, ऐसे रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। सो प्लानिंग का खर्चा होगा, शेयर होल्डर्स की मीटिंग, डिबेंचर होल्डर की मीटिंग, क्रेडिटर होल्डर्स की मीटिंग, इतनी सारी मीटिंग्स कंडक्ट करनी पड़ती है, तो इन सब का खर्चा लगता है। सच एक्सपेंसेस आर नोन एज रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंस अगर हमें पे करना पड़ा तो फॉर अस इट इज अ लॉस। अब कुछ भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ा अदर देन लायबिलिटी तो मेरे लिए क्या है, एंट्री, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। कुछ डाउट? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। Now the last and the most important, for sacrifice by shareholders. तो अगर हम शेयर होल्डर्स की बात करें तो शेयर होल्डर दो तरीके से सैक्रिफाइस कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, फेस वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू बोथ विल रिड्यूस। ऑप्शन नंबर 2, only paid up value reduce, face value will remain same. इसका मतलब क्या है? तो आपको पहले मालूम होना चाहिए फेस वैल्यू क्या होता है और पेड अप वैल्यू क्या होता है। हर एक शेयर का वैल्यू होता है जिसे हम फेस वैल्यू कहते हैं, जो शेयर सर्टिफिकेट पर लिखा होता है। शेयर कैन बी ऑफ 10 रुपीज, शेयर कैन बी ऑफ 100 रुपीज, शेयर कैन बी ऑफ 50 रुपीज। जो भी वैल्यू होता है शेयर की उसे क्या कहते हैं हम? से फॉर एग्जांपल शेयर का वैल्यू है 100 रुपए, तो फेस वैल्यू 100 रुपए। पब्लिक ने पे किया है 100 रुपए, तो पेड अप भी कितना है? 100। पब्लिक अगर उससे कम पे करे तो उसे पार्टली पेड अप कहते हैं। 100 का शेयर पब्लिक ने 90 पे किया है, पार्टली पेड अप। 100 का शेयर 80 पेड अप, 100 का शेयर 70 पेड अप,
100 का शेयर 100 पेड अप, फुल्ली पेड अप। तो फेस वैल्यू अलग चीज होती है, पेड अप वैल्यू शेयर सर्टिफिकेट पर जो वैल्यू होता है दैट वैल्यू इज अ, तो से फॉर एग्जांपल शेयर का फेस वैल्यू 100, पेड अप वैल्यू भी है 100। यहां पर पढ़ो मैंने क्या लिखा है, फेस वैल्यू एंड बोथ विल, तो फेस वैल्यू 100 से 60 हो गया, पेड अप भी 100 से 60 हो गया। शेयर होल्डर सैक्रिफाइस कर रहा है, फेस वैल्यू भी कम हो गया, पेड अप वैल्यू भी कम हो गया। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, फेस वैल्यू 100, पेड अप 100। यहां पर क्या दिया, ओनली फेस वैल्यू विल रिमेन, तो फेस वैल्यू पहले भी 100 था, रिकंस्ट्रक्शन के बाद भी पेड अप 100 से 60 हो गया। अब मैं आपको शेयर होल्डर मानता हूं कि आप लोग शेयर होल्डर हो, मैं आपको दोनों ऑप्शन दे रहा हूं, आप दोनों में से कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे विथ रीजन। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि फेस वैल्यू भी कम कर सकते पेड अप वैल्यू, एक ऑप्शन, या दूसरा ऑप्शन सिर्फ पेड अप वैल्यू कम करेंगे, फेस वैल्यू विल रिमेन, तो आप दोनों में से कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, फर्स्ट या सेकेंड ऑप्शन। कितने लोगों को लग रहा है सेकेंड ऑप्शन? ओके, एनीवन, रीजन? ओके, तो उससे क्या फायदा, फेस वैल्यू 100 रहेगा तो उससे क्या फायदा? ओके, सो डिविडेंड विल बी कैलकुलेटेड ऑन, ऐसा सोचना गलत है, डिविडेंड नेवर कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। डिविडेंड नेवर कैलकुलेटेड ऑन, इट इज कैलकुलेटेड ऑन पेड अप वैल्यू, बट इफ द शेयर आर फुल्ली पेड, तो हम बोलते हैं कि डिविडेंड हमने फेस वैल्यू पर कैलकुलेट किया। अगर फुल्ली पेड होता है तो, अगर 100 का शेयर 60 पेड अप है ना, तो इस उम्मीद में मत रहना कि 100 पर डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड किस पर मिलेगा? 60 पेड अप पर। द मोर यू विल पे, द मोर रिटर्न यू विल गेट, यू विल गेट रिटर्न ऑन योर पेड अप, नॉट फेस वैल्यू। इज इट क्लियर? सो जो ये सोच रहे थे गलत है। अभी भी ऑप्शन बता रहा हूं, दोनों में से कौन सा आप लोगे, आप वापस सोचो। अब ऑप्शन चेंज, क्यों फर्स्ट? तो सिर्फ डिविडेंड के, डिविडेंड तो इधर भी 60 पर मिलेगा, वहां पर भी 60 पर डिविडेंड, यहां पर भी 60 पर डिविडेंड, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे 60 पर यहां पर डिविडेंड, पेड अप पर कैलकुलेट करोगे ना। सॉरी, मैंने क्या बोला, डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन पेड अप वैल्यू, तो यहां पर भी 60 पर कैलकुलेट होगा, यहां पर भी 60 पर कैलकुलेट होगा। तो नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट होगा तो क्या? दादा डिविडेंड ऑलवेज पेड अप पर ही कैलकुलेट होगा, तो फुल्ली पेड अप होगा तो कैसे फुल्ली पेड अप होगा? प्रॉफिट होगा तो फुल्ली पेड अप में कैसे होगा? प्रॉफिट का फुल्ली पेड अप से क्या लेना देना? फुल्ली पेड अप कब होगा मालूम है? चलो अब समझो, जब कंपनी आपसे 40 रुपए और मांगेगी, ये शेयर क्या है 100 के, कितने पेड अप है? अगर ऐसा गलती से हो गया ना, तो कंपनी फ्यूचर में आपसे 40 रुपए और पैसा मंगवाएगी, क्योंकि आपके शेयर क्या है? पार्टली पेड अप, एंड द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड अप टू अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल। आपके शेयर फुल्ली पेड है या पार्टली? तो फ्यूचर में कंपनी 40 और मंगवाएगी। ये कंपनी कौन सी है, प्रॉफिट मेकिंग या लॉस मेकिंग? लॉस मेकिंग में पैसा इन्वेस्ट करके पहले ही रो रहे होगे कि यार क्यों इन्वेस्ट किया। अब अगर मैं बोलूं 40 और इन्वेस्ट कर, तो करोगे? करोगे? डेफिनेटली नॉट। वेदर एज हियर, कंपनी आपसे कभी भी अब 40 रुपए डिमांड, क्योंकि पहले भी फुल्ली पेड थे, अभी भी फुल्ली पेड है। वेदर एज यहां पर मेरे शेयर किस में कन्वर्ट हो गए, एंड वन शेयर्स आर कन्वर्टेड इन अ पार्टली पेड अप, कंपनी हैज अ राइट टू डिमांड अनपेड अमाउंट फ्रॉम यू। सो बीइंग अ शेयर होल्डर, मैं ऐसी कंपनी में पैसा क्यों इन्वेस्ट करूं जो लॉस मेकिंग कंपनी है? पहले से मैंने इन्वेस्ट करके गलती कर दी,
अब कोई मुझे और बोले और इन्वेस्ट कर, उनका पागल है क्या, चल। इधर क्या होगा, वर्स्ट सिचुएशन में ये 60 रुपए भी डूबेगा, इधर तो वर्स्ट सिचुएशन में 60 तो डूबेगा ही, 40 और घर से जाएगा। तो अब बोलो कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए। डिविडेंड एक चीज को आप देख रहे हो, डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पेड अप, फिर वहां पर जाओ या यहां पर, अमाउंट ऑफ डिविडेंड विल रिमेन, बट यहां पर ऑब्लिगेशन बढ़ जाएगा। क्या ऑब्लिगेशन बढ़ जाएगा शेयर होल्डर का, क्या ऑब्लिगेशन बढ़ जाएगा, कंपनी को फ्यूचर में हमें और 40 रुपए देना पड़ेगा, तो शेयर होल्डर ऐसा कभी भी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा। इज इट क्लियर। सो नाउ अगर क्वेश्चन में बोला है, इंस्ट्रक्शन दिया है, तो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, बट इफ देयर इज नो इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चन, ऑलवेज अस्यूम द शेयर होल्डर हैज एक्सरसाइज फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें फेस वैल्यू भी कम होगा, पेड अप वैल्यू भी कम होगा। क्लियर टू एवरीवन। अभी भी जरा भी माइंड में कोई भी डाउट है वो पूछो पहले, अभी भी आपको कुछ डाउट है मन में, पक्का। ओके, नाउ एंट्री पर हम आते हैं। सो एंट्री करने के लिए आप लोग शेयर होल्डर हो, आपके पास क्या प्रूफ है कि आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, सॉरी, तो ये शेयर सर्टिफिकेट आपके पास होगा, उस पर कितना वैल्यू था, अब कितने का हो गया, तो कंपनी क्या करेगी, आपसे पुराना वाला शेयर सर्टिफिकेट लेकर नया शेयर सर्टिफिकेट 60 का अलॉट करेगी। सो देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ शेयर, बिकॉज पुराना वाला शेयर सर्टिफिकेट अब इनवैलिड, काय को इनवैलिड, 100 का था ना यार, अब कितने का हो गया, सो एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो शेयर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, शेयर कैपिटल का वो कैंसिल करने के लिए उसे डेबिट करना पड़ेगा। कौन से शेयर को डेबिट करना पड़ेगा, पुराने वाले, पुराना शेयर कितने का था, तो एंट्री ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100, पुराना वाला शेयर डेबिट कर दिया, उसके बदले नया शेयर देंगे, कितने वाला, टू न्यू शेयर कैपिटल, नया शेयर कितने का, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, प्रॉफिट कितना, 40 रुपए का। ओल्ड शेयर कैपिटल 100, न्यू शेयर कैपिटल 60, टू कैपिटल रिडक्शन 40। क्लियर। यहां की बात करें, आपके पास कितने का शेयर था, अभी भी कितने का है, तो फिर एक्सचेंज क्यों करूं, शेयर का फेस वैल्यू पहले भी अभी भी, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ शेयर। सो व्हाट कंपनी विल डू, कंपनी सिर्फ आपके शेयर का वैल्यू कितने से कम कर देगी, 40। शेयर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, कम करने के लिए उसे डेबिट, कितने से कम करना है, 40। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 40 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 40। यहां पर एक्सचेंज करने की जरूरत ही नहीं है, और यहां पर एक्सचेंज करना पड़ा क्योंकि आपके पास जो शेयर सर्टिफिकेट था उस पर वैल्यू कितना था, और अब कितने का है, 60। सो अगर क्वेश्चन में बोला फेस वैल्यू पेड अप वैल्यू दोनों रिड्यूस हुआ, तो एंट्री क्या करोगे, ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट टू न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ओनली पेड अप वैल्यू रिड्यूस, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, व्हाट टू अज्यूम, face value and paid up value both will reduce. Is it clear? So now last entry, after recording all the profits and loss, मैंने आपको स्टार्टिंग के थियरी में बताया था कि जब हम हमारा पूरा रिकंस्ट्रक्शन स्कीम कंप्लीट करेंगे तो एट द एंड माय प्रॉफिट शुड बी इक्वल टू लॉसेस और प्रॉफिट शुड बी मोर देन लॉसेस, yes or no? If my profit is more than loss, if my profit is more than, then such profit is a capital profit, transfer to capital reserve. So last entry, transfer to capital reserve. For that entry, capital reduction account debit to capital reserve account, capital reduction account
डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सारा एंट्रीज करने के बाद कोई भी सम हो, कितना भी डिफिकल्ट, कितना भी इजी सम हो, हर सम कंप्लीट करने के बाद हमारा लास्ट स्टेप होगा क्लोज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्लोज, अगर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टैली हो गया तो कंप्लीट, लेकिन अगर कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस आया देन सच बैलेंस शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एंट्री फॉर दैट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इज इट क्लियर? सो नाउ लास्ट, अब तुमको कुछ चीजें याद रखनी है। असेट्स अगर इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। असेट्स का वैल्यू कम हो गया, लॉस। लायबिलिटी बढ़ गया, लॉस। लायबिलिटी कम हो गया, all assets has a, all liability has a डेबिट, डेबिट प्लस किया जाता है। मतलब असेट्स का कौन सा बैलेंस? असेट्स का कौन सा बैलेंस? अगर उसे बढ़ाना है तो और डेबिट करते जाओ, प्लस होता जाएगा। अगर उसे कम करना है तो क्रेडिट करते जाओ, माइनस होता जाएगा। ऑल असेट्स हैज अ, तो जब जब ऐसा करना है तुमको, उसे बढ़ाना है तो उसे डेबिट 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 करते जाना, उसे कम करना है तो उसे क्रेडिट करना, बाय डिफॉल्ट माइनस हो जाएगा, क्योंकि अकाउंट में प्लस माइनस का साइन डेबिट क्रेडिट है। अकाउंट में प्लस माइनस साइन को ही हम क्या बोलते हैं? डेबिट क्रेडिट। जिसका डेबिट बैलेंस है उसे बढ़ाना है, डेबिट करो, अपने आप ऐड हो जाएगा। क्रेडिट करेंगे तो कम हो जाएगा। सेम वे लायबिलिटी हैज अ, उसे बढ़ाना है तो और क्रेडिट करो, क्रेडिट 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 डेबिट माइनस। इज इट क्लियर? इसके बाद हम बैलेंस शीट करेंगे ना। वो बैलेंस शीट मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, बट अगर आपने बैलेंस शीट एक्चुअली लास्ट ईयर पढ़ा होगा, कंपनी का बैलेंस शीट, और अगर बाय चांस आपने बैलेंस शीट नहीं किया है